Hi everyone, how are you all? Today we will continue the chapter number 7. Chapter is equilibrium. It is the lecture number 5. And in the previous lecture we have already completed equilibrium 1, that is the relation between Kp and Kc, numericals of Kp and Kc, वो सब हमने फिनिश कर लिए थे. Now today we will start chapter second part of the chapter, that is equilibrium second. In this पार्ट वी विल स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम. इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे. बेसिकली अभी तक जो आपने इक्विलिब्रियम्स किए हैं उन सब में इक्विलिब्रियम में हमने जो वो बनाए हैं इक्विलिब्रियम्स वो सारे मोलिकुलर फॉर्म में थे. जैसे सपोज PCl5 को आपने डिसोशिएट कर दिया तो वो PCl3 और Cl2 में डिसोशिएट हो जाता था, ठीक है ना. अब लेकिन ऐसा नहीं है. अब हमारा कोई भी कंपाउंड जो होता है वो आयनिक फॉर्म में डिसोशिएट हो सकता है, ठीक. जैसे सपोज करो मैं फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ आपका इलेक्ट्रोलाइट. इट इज़ डिफाइंड एज द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये वो कंपाउंड होता है जिसका एक्वस सॉल्यूशन या मेल्टेड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl. और भी कोई आप एग्जांपल ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, HCl, H2SO4, HNO3. दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. नंबर 2, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इट इज़ डिफाइंड एज द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो कंपाउंड जिसका एक्वस सॉल्यूशन या मेल्टेड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया. यदि मैं इनको वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो किसी तरह के आयंस जनरेट नहीं होंगे बेसिकली, और आयंस जनरेट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. थर्ड इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. इट इज़ डिफाइंड एज द fraction of total number of molecules which dissociate into ions is known as the degree of dissociation or degree of ionization. ये बेसिकली आयनाइजेशन होना चाहिए, मुझसे 2 बार यही लिखा गया. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सपोज आपने 10 लिए थे, उसमें से 2 आपके डिसोशिएट हो रहे हैं, तो अल्फा विल बी नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, देयरफॉर इट विल बी 2/10. यदि हम बात करें इसकी तो सपोज आपने 10 मोल्स लिए थे, उसमें से 2 ही डिसोशिएट हुए हैं, देयरफॉर अल्फा विल बी 2/10, दैट इज 0.2. परसेंटेज में भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं 20% सब्सटेंस इज डिसोशिएटेड. नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. It is defined as the substance which dissociate completely into ions in aqueous solution. ये वो सब्सटेंस है बेसिकली जो कंप्लीट डिसोशिएट होता है आयंस में इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं. फॉर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स यू कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 1. इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होगा? 1 होगा. मीन्स सपोज मैंने 10 मोल्स लिए थे या 2 मोल्स लिए थे सपोज, और 2 के 2 ही डिसोशिएट हो गए, देयरफॉर 2/2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1. तो 100% डिसोसिएशन यू कैन से दैट टेक्स प्लेस. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इसके देख सकते हो आप. कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस लिख दो. जैसे आपका HCl लिख सकते हो आप, H2SO4 लिख सकते हो, HNO3, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया मैंने. स्ट्रॉन्ग बेस लिख सकते हो NaOH, KOH, और कोई भी उसका सॉल्ट लिख सकते हो आप, ठीक. नेक्स्ट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट. इट इज़ डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच डिसोशिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट. वो सब्सटेंस जो स्मॉल एक्सटेंट में डिसोशिएट होगा, पूरा डिसोशिएट नहीं होगा इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट, और इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल एक्सटेंट तक कंडक्ट करता है. फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 भी होती है. फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, NH4OH, CH3COO NH4. Next is the ionization of the weak electrolyte or Ostwald dilution law. Let us consider ionization of the acetic acid. मैंने सपोज एक एसिटिक एसिड ले लिया, उसका आयनाइजेशन मैं दिखाना चाह रहा हूँ. एसिटिक एसिड इन वाटर गिव्स एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन. आप इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो. हाइड्रोनियम आयन लिखोगे तो वाटर के साथ दिखाना जरूरी है, और यदि आप HN दिखा रहे हो तो ये चाहे H2O ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. बट डिसोसिएशन एक्चुअल में वाटर में ही होता है और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं. अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ. अप्लाइंग लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O. इस हाइड्रोजन की जगह मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं. अब कंसनट्रेशन ऑफ H2O इज ऑलवेज कांस्टेंट. वाटर की कंसनट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है. उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से लेफ्ट साइड ले जाओ, बाकी सब फैक्टर छोड़ दो एज इट इज. लेफ्ट साइड में K भी कांस्टेंट है, कंसनट्रेशन ऑफ H2O भी कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू Ka. एक नया कांस्टेंट हमने नाम दे दिया
that becomes equal to Ka, means dissociation constant of acid, where K is the dissociation constant of acid. Now let the concentration of acetic acid is C moles per liter और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है. तो उस केस में क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन सी थी स्टार्टिंग में, ये दोनों थे जीरो. आफ्टर सम टाइम ये सी अल्फा बने तो ये आपका हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा. अब ये वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दो फॉर्मूले में, यू विल गेट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, दैट इज सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी कॉमन वन माइनस अल्फा, सी कैंसिल आउट करो एक, ये आपका बचेगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन वन. ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू वन से बहुत छोटी होती है. देयरफॉर के ए विल बी सी अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, और अल्फा इज इक्वल टू यू कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, वेयर के ए इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी. फॉर वन मोल सी इज इक्वल टू वन अपॉन वी. यदि आप वन मोल के लिए लिखते हो तो यही चीज़ क्या हो जाती है, वन अपॉन वी हो जाएगी, क्योंकि नंबर सी मतलब है मोलैरिटी, कभी कन्फ्यूज़न ना रहे आपको. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपका वन था तो ये आपका हो गया वन अपॉन वी. इसको पुट करो तो फॉर्मूला बन जाता है आपका अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू वी, और अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी. देयरफॉर अब आती है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को डिफाइन करने की बारी. देयरफॉर Ostwald dilution law for a weak electrolyte may be defined as the degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of the molar concentration. या तो आप कह सकते हो ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अल्फा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी के है, या कह सकते हो आप अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये आपका कहलाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. सिमिलरली सेम वर्क कैन बी डन फॉर द वीक बेस. अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी, वेयर के बी इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस. अब के बी कॉन्स्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन वी. वही सी को हमने यहाँ पर वन अपॉन वी पुट कर दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में. Then alpha becomes square root of Ka into V, or alpha is directly proportional to square root of V. Now various concepts of acid and base. Acid और base के कुछ concepts हैं हमें जो समझने पड़ेंगे. Number one, Arrhenius concept. According to this concept, an acid is defined as a substance which gives hydrogen ion in water, while base is a substance which gives OH ion in water. जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन आपको प्रोवाइड करता है वो एसिड हो गया, जो OH आयन प्रोवाइड करता है वो आपका बेस हो गया. अब जो HCl है उसको मैंने डिसोशिएट कर दिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना दिया, और NaOH जो है डिसोशिएट करा वाटर में तो ये मेरा बन गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव. देयरफॉर HCl इज एन एसिड वाइल NaOH इज ए बेस, क्योंकि HCl जो होता है वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है और जो NaOH है वो आपको OH आयन प्रोवाइड कर रहा है. Similarly, second concept is Bronsted-Lowry concept. According to this concept, an acid is defined as a substance which has a tendency to give a proton. ऐसा substance होता है जो proton देता है, यानी कि H positive ion. While base is a substance which has a tendency to accept a proton. और base जो होता है वो H positive ion को donate करता है. In other words, acid is a proton donor. अदर वर्ड्स में हम बात करें तो एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं. ठीक है. अब जैसे HCl की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव. ये बेसिकली हाइड्रोनियम आयन है बेटे, इसको सही से लिखना आप H3O पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगता है. इसमें HCl ध्यान दो एक क्लोराइड आयन शो कर रहा है. क्लोराइड आयन फॉर्म करने का मतलब हो गया ये यहाँ से H आयन को लॉस कर रहा है. यदि ये H आयन को लॉस कर रहा है तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, एसिड हो गया. वाटर उसी H आयन को गेन कर रहा है तो वो क्या बन गया, बेस बन गया. सिमिलरली अमोनिया से रिएक्शन हम करें प्लस वाटर की तो बनता है अमोनियम आयन एंड OH आयन. आप देख सकते हो NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू NH4 पॉजिटिव, मीन्स हाइड्रोजन आयन का गेन कर रहा है वो, एंड OH H2O इज कन्वर्टिंग इनटू OH आयन. तो जो OH आयन बना है वाटर में से H आयन निकलने से बना है. Therefore H2O is losing one hydrogen ion and ammonia is gaining one hydrogen ion. Therefore ammonia is a proton acceptor, therefore it is a base while H2O is a acid.
अब कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं, जैसे अभी आपने देखा एग्जांपल में H2O पहली रिएक्शन में एज ए बेस काम कर रहा था, सेकंड रिएक्शन में एज एन एसिड काम कर रहा है। देयरफॉर H2O इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस दोनों की तरह बिहेव कर लेते हैं, एसिड एज वेल एज बेस, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे वाटर हमने देख ही लिया अभी एग्जांपल में, HCO3 आयन को भी मैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोल सकता हूँ, बिकॉज इट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है और चाहे तो एक प्रोटॉन गेन भी कर सकता है। तो जो सब्सटेंस एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इट डिफर्स बाय ए प्रोटॉन ओनली। ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। प्रोटॉन मीन्स यू कैन से दैट H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस होता है। कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, जो भी कॉन्जुगेट बेस है उसमें H आयन जोड़ने से बनता है, और कॉन्जुगेट जो एसिड बनता है उसमें से H आयन को जोड़ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट एसिड में से माइनस H आयन कर दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने लिए थे, उनको दोबारा समझते हैं। HCl प्लस H2 गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। एसिड 1 मान रहा हूँ उसको मैं, दूसरे को बेस 2 मान रहा हूँ। दूसरा एसिड हो गया राइट साइड में 2 और ये हो गया बेस 1। एसिड 1 और बेस 1 से मेरा मतलब है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। HCl में एक HN कम कर दो, इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है Cl नेगेटिव, और Cl में HN प्लस कर दो तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बेसिकली डिफर बाय ए प्रोटॉन ओनली। दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली इन द सेम एग्जांपल H3O पॉजिटिव एंड H2O इज ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उसमें भी हाइड्रोजन आयन का ये डिफरेंस है। HN जोड़ देंगे तो रिमूव कर देंगे तो ये H2O बन जाता है, और H2O में जोड़ देते हैं तो H3O पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया वाला जो था हमारा, प्लस H2O गिव्स NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। NH3 में HN जोड़ते हैं, ये बन जाता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड को आपने पहले लिखना होता है, बेस को आपने बाद में लिखना होता है। जैसे इस रिएक्शन में NH3 पहले, तो ऐसा नहीं आप NH3 को पहले लिखेंगे, लिखते समय पेयर को आप एसिड को ही पहले लिखेंगे, और बेस आपका जो भी था आपने उसे बाद में लिखना है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में मैं बात करूं आपसे तो अमोनियम आयन एंड अमोनिया इज ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सेकंड पेयर इज H2O एंड OH आयन। H2O में से H आयन कम कर दिया, OH आयन बन गया, OH आयन में से कम ऐड कर दिया तो H2O बन गया। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट इज लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, while base is a substance which is capable of donating a pair of electron। जो आपका एसिड होता है वो सब्सटेंस होता है जिसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि बेस जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इन अदर वर्ड बेस इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाइल एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर हुई बात। इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है वाला कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी हाइड्रोजन आयन OH आयन के बेस पे, यानी कि आर्गेनियस कॉन्सेप्ट में। लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने बात की है जो सब्सटेंस H देगा H आयन वो एसिड होगा, जो OH आयन देगा जो H आयन को गेन करेगा वो बेस होगा। अब की बार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोन पेयर की। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो आपका बेस कहलाता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। जैसे एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड की बात करें तो दो तरह से एग्जांपल आपके होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज वाले वो जैसे हाइड्रोजन आयन Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, मिथाइल आयन, फेरस आयन या क्यूप्रस आयन, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुके हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकते हैं, तभी जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसी तरह से कुछ न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं हमारे पास, BCl3, BF3, AlCl3, FeCl3, ये भी सब आपके न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं। जैसे BF3 है तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। उसके बाद ऑक्टेट पूरा नहीं है उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, देन इट कैन बिकम स्टेबल, देयरफॉर इट इज़ ए लुईस एसिड। सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी कंपाउंड होगा, सिमिलरली आयरन के भी। नेक्स्ट इज द लुईस एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस बेस। इसमें हम वो सब्सटेंसेस को इंक्लूड करेंगे जहाँ पर एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। लोन पेयर प्रेजेंट होगा तभी वो डोनेट कर सकता है। जैसे आपका NH3 होता है,
NH3 में एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये डोनेट कर सकता है, देयरफॉर इट इज़ ए लुईस बेस। इसी तरह के दूसरे एग्जांपल हमने बना दिए RCH2, R2CH, R3N, H2O, एल्कोहल और ईथर। H2O में भी ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, और ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर्स होते हैं और दो दो लोन पेयर है तो वो डोनेट करने की टेंडेंसी शो करता है। इसी तरह से कुछ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ को भी ले सकते हो आप, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, OH आयन, आयोडाइड आयन, ये सब आपके लुईस बेस है। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो एसिड बेस तो हमने समझ लिए, नाउ वी वांट टू स्टडी दैट विच एसिड इज स्ट्रोंगर एंड विच बेस इज स्ट्रोंगर। दो एसिड आपके पास हो, दो बेस आपके पास हो, तो यू कैन कंपेयर। हाउ कैन यू कंपेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इन द एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। यदि कोई सब्सटेंस आपका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा दे रहा है तो वो आपका स्ट्रोंगर एसिड होगा। इसी तरह से जो सब्सटेंस OH आयन आपको ज़्यादा दे रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन प्रॉब्लम सुनो, आप कैसे काउंट करोगे किसी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन रहे हैं या OH आयन? नहीं काउंट कर सकते। उसका हमने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। फिर हाइयर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। सिमिलरली हाइयर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रोंगर विल बी द बेस। यदि कोई एसिड स्ट्रोंगर होगा तो उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा और उसका Ka भी ज़्यादा होता है। यदि कोई एसिड वीक होगा, बेस वीक होगा, तो उसका Kb की वैल्यू कम होगी और वो कम ही डिसोशिएटेड हुआ होगा। तो हम इसको यहीं से कंपेयर कर सकते हैं। अब रही बात दो को कंपेयर करने की, जिसका Ka ज़्यादा है वो स्ट्रोंगर है। कितने टाइम्स स्ट्रोंगर है, कैसे कंपेयर करेंगे उसको? उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक अल्फ़ा का फॉर्मूला लिख दिया जो आज हमने डिराइव किया है। अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन C। फॉर फर्स्ट एसिड में लिख रहा हूँ अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka 1 अपॉन C। फॉर द सेकेंड एसिड अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन 2C। देखो मैंने यहाँ कंसंट्रेशन दोनों की सेम रखी है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी है। टू इक्वेशंस आर देयर, नाउ मैं डिवाइड करने वाला हूँ इनको दोनों को। अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। हाँ जी, देखो डिवाइड करने के बाद आपका ये कंटिन्यू बना, अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। ये फॉर्मूले की फॉर्म में यूज़ करा जा सकता है। इसी को मैंने लिख दिया, स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड एसिड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका अल्फ़ा भी ज़्यादा होगा, उसका Ka भी ज़्यादा होगा। तो मैंने अल्फ़ा को ही कह दिया स्ट्रेंथ है, और वो हमें कांस्टेंट से पता चल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू एसिड्स की, बेसिस की, सबकी पता होती है। सिमिलरली हम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी लिख सकते हैं। कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा? जिसकी Kb वैल्यू ज़्यादा होगी। कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा आप उसका रेशो से चेक कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट बेस अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड बेस करके। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अब आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw कैसे लिखते हैं डिसोसिएशन करके? H2O गिव्स HN प्लस OH आयन, K विल बी H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन K2 H2O, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। कांस्टेंट H2O कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अब मेरा बन गया ये K H2O इंटू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी तो एक कांस्टेंट होगा, इसलिए मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया अब यहाँ पर Kw। Kw इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन, वेयर Kw इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हमने ऊपर K लिया था। Therefore, ionic product of water may be defined as the product of molar concentration of hydrogen ion as well as OH ion। कहीं पर हो सकता है हाइड्रोनियम आयन में लिख दें हाइड्रोजन की जगह, तो सेम बात होती है, बोथ आर द सेम थिंग। Kw इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है एट 298 केल्विन, क्योंकि देखो रूम टेम्परेचर की बात करें तो जनरली 298 होता है, उस पर वाटर का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना रहेगा? 1 इंटू 10⁻⁻14। नाउ फॉर प्योर वाटर यू ऑल नोज दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन होती है, तो वो दोनों की सेम आएगी 1 इंटू 10⁻⁻7 मोलरिटी। ठीक है ना? ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी है, स्पेशली Kw याद रखना है। हाइड्रोजन आयन या OH आयन तो चेंज भी होते रहते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kw। Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो Kw किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। Kw की वैल्यू इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O ऑल्सो इंक्रीज। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो अल्फा भी इंक्रीज हो जाएगा, और अल्फा इंक्रीज होगा तो मीन्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ HN एंड OHN विल बी देयर, देयरफॉर KW इंक्रीजेज। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज आ जाएगी, क्योंकि वाटर में तो पहले ही HN OHN थे, वो डिसोशिएट हो चुके थे, लेकिन थोड़ा बहुत यदि रह गया होगा तो वो भी डिसोशिएट हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वैल्यू में ऐसा बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, लिटिल बिट चेंज आता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको अच्छे से पढ़ो, सुनो भी ध्यान से, नोट करो अपने नोट्स में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई। बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो उसको भी प्रेस करो, ताकि जितने भी मेरे अपडेट्स हों वो आपको सबको मिलते रहें, सबसे पहले वीडियो आप देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं पोस्ट करूँगा, आपको मिलेगी नहीं वो वीडियो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।